हेलो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में हमें नाना नेम की लड़की दिखाई जाती है जो एक लड़की के पास आती है और ऐसे कह देती है कि तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो, इतने अच्छे कपड़े पहनकर। ये बात कहकर वो वहाँ से बाहर निकल जाती है और वो लड़की उसके पीछे पीछे आ रही होती है कि तुमने मुझे ये सब कुछ क्यों कहा, अब तुम्हें मेरी इमेज को साफ करना होगा। पर वो कहने लगती कि मैं तुम्हारी इमेज को क्यों साफ करूँ, तो मेरे हस्बैंड के साथ थी। वो कहती है कि क्या मतलब, मेरे बॉयफ्रेंड ने तो मुझे एक दफा भी नहीं बताया कि उसकी पहले से शादी हुई है। तो वो कहती कि हाँ, तो वो कैसे बताएगा, वो तो अपने बेटे के शूज भी ला कर नहीं दे सकता। असल में नाना तो ये सब झूठ बोल रही थी, ना तो उसका कोई बेटा था ना ही उसका कोई हस्बैंड था। वो तो बस इस अमीर लड़की से पैसे लेना चाहती थी, इसीलिए कहने लगती है कि मैं सबको जाकर बताती हूँ कि मेरा हस्बैंड क्या कर रहा है। पर वो उसे रोकने लगती है और कहने लगती है कि तुम मुझसे सब कुछ ले लो, अपने बच्चे के शूज भी ले लेना और ये मेरा पर्स भी ले लो, मेरे शूज भी ले लो। इन सबको सेल करके जो भी पैसे तुम्हारे पास आए उन सबको रख लेना। अब नाना भी काफी खुश होकर उसकी चीजों को वहाँ से लेकर चली जाती है। और वैसे हमें नेक्स्ट सीन में नाना दिखाई जाती है जो एक जगह पर सी फूड लेने के लिए आती है। तो वो शॉप वाला इसको काफी गलत नजर से देख रहा होता है। ये देखकर वो वहाँ से कुछ भी ले लेती है और जाने लगती है। पर शॉप वाले की बात सुनकर वापस मुड़कर जब आती है तो इतने वहाँ पर उसकी जानने वाली एक लड़की आ जाती है जो कहने लगती है कि इस पर कभी भी एतबार मत करना। उसे देखती नाना तो वहाँ से जाने लगती है और फिर दिखाया जाता है कि नाना के घर पर भी वो आई होती है और उसके साथ एक और भी लड़की होती है जो असल में नाना को अपने साथ काम करवाने के लिए मनाने के लिए आई थी कि तुम ऐसी एक्टिंग करो और भी पैसे हमें ला कर दो। पर नाना इस बात के लिए नहीं मारी होती कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना, पर वो उसे काफी मनाने की ट्राई कर रही होती है। पर नाना कहती है कि अगर मेरा सामना किसी ऐसे से हो जाए जिसको मैंने पहले से लूटा हुआ तो वो मेरा क्या हाल करेगा और बाकी सबको भी बता देगा, इसलिए मुझे ये काम नहीं करना। पर वो तो इसकी ये बात मान नहीं रहे होते, कहने लगती है कि तुम्हें ये करना होगा। पर नाना साफ मना कर देती है। और फिर उसके बाद अपनी मॉम की कब्र पर आती है, अपने मॉम डैड दोनों की, उनसे बातें करी होती है। कहने लगते है कि मैं आपको बताने के लिए आई हूँ कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ। फिर कहने लगते है कि आप मुझे कहते होंगे कि मैं अपनी सिस्टर से प्यार से बात करूँ, पर मैं उससे प्यार से बात नहीं करूंगी बल्कि उसका नाम बाईजी या तो बाईजी ही बोलूंगी। उसकी सिस्टर की कॉल भी आ जाती है जो कॉल पर बात तो करी होती है, पर उसे पूछे लगती है कि तुम कहाँ पर हो। तो नाना कहती कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कि मैं कहाँ पर हूँ कहाँ पर नहीं, और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ। तब जाकर उसकी सिस्टर बताती है कि मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया कि मेरी शादी होने वाली है, तो मैं तुम्हें इन्वाइट तो नहीं करी, अगर तुम आना चाहती हो तो आ जाना, इस जगह पर है। पर नाना उसे गुस्से से मना कर देती है कि मैं तुम्हारी शादी पर बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। और कॉल कट होने के बाद अपने मॉम डैड से भी बता देते हैं कि मेरी कोई भी बिजनेस ट्रिप नहीं है, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगी, बल्कि मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने कहाँ पर जाना, ना ही मेरा घर जाने का दिल है। पर मैंने सोच लिया है कि मैं बाईजी की शादी पर जरूर जाऊंगी। ये सोचकर वो उसकी शादी के लिए निकल जाती है। बोर्ड से जा तो रही होती है, बोर्ड की वो वाली सीट पर जाके बैठती है जो इसकी होती भी नहीं है, और सामने आकर एक लड़का बैठ जाता है जिस लड़के के पास एक रिंग होती है। उस रिंग को वो देख रहा होता है, उसके हाथ से वो रिंग गिर जाती है और नाना की चेयर के नीचे चली जाती है। और नाना सोई होती तो फैंक भी सोचता है कि इसके सोए हुए इसके नीचे से रिंग निकाल लेता हूँ, और यही सोचकर वो रिंग को देख रहा होता है मोबाइल की लाइट चलाकर। और नाना तो उसे गलत ही समझ लेती, इसीलिए वो अपने हाथ में पकड़ी पिक को भी उसके बैग में गलती से फेंक देते और फिर उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। साथ में उसको पुलिस वालों के पास भी ले जाती है। वहाँ पर पुलिस वाला सिर्फ फैंक से उसका नेम पूछता है, पर फैंक तो अपना पूरा बायोडाटा ही से बता रहा होता है। पर वो कहता है कि मैंने सिर्फ नाम पूछा है, बाकी सब नहीं। तो वो चुप हो जाता है और उसके बाद पुलिस वाला कहता है कि आप इस केस को आगे भी चलाना चाहते हो या नहीं, क्योंकि आगे आपको और भी पुलिस वालों के पास जाना होगा, पर फिर आप इस बोर्ड पर नहीं बैठ सकते। ये सुनते नाना कहने लगती है कि फिर रहने दो, इसको कोई भी सजा देने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये बस एक गलत फहमी थी। पर पुलिस वाला भी कहने लगता है कि ये लड़का बिल्कुल भी शक्ल से ऐसे नहीं लगता कि ये इस तरह की कोई हरकत कर सकता है। तो वो फैंक भी कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ, वो तो रिंग थी जो मैं इसकी चेयर के नीचे से निकालना चाहता था, पर इसने तो मुझे गलत ही समझ लिया। पर नाना जब अपनी टिकट चेक करवा रही होती है तो पुलिस वाले को पता लग जाता है कि ये गलत सीट पर बैठी हुई थी, इसलिए वो उसे काफी डांटते कि तुमने अब जाकर अपनी जगह पर बैठना है, तुम्हारी वो सोफे वाली जगह नहीं थी। अब नाना इस बात के बाद अपनी जगह पर जाकर बैठती तो है, पर इस जगह पर काफी गंदे गंदे लोग होते हैं जिसकी वजह से उसको उनके पास स्मेल आ रही होती है। अब बोर्ड में एक आदमी होता है जो फैंक की रिंग को चोरी करना चाहता था, इसलिए वो फैंक के साथ टकराता और उसके बाद उसकी पॉकेट से रिंग निकाल लेता है। और जब वो रिंग लेकर बोर्ड से बाई जा रहा होता है तो उसे नाना भी देख लेती है, इसलिए वो भी बोर्ड से बाई पीछे पीछे आ जाती है और उसे रोककर कहने लगती है कि मेरा बॉयफ्रेंड आगे से आ रहा है, इसलिए मुझे उससे छुपना है, वो मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तो वो आदमी भी इसे छुपाने लगता है और ये भी उसके कोट को उतार कर पहनने लगते हैं, क्योंकि उसी में फैंक की रिंग थी। अब ये फैंक की रिंग को निकालने के बाद उसका कोट वापस करके वहाँ से जाने लगते है कि मेरा बॉयफ्रेंड चला गया है। अब इस आदमी को तो समझ नहीं आ रहा होता है कि इसके साथ हुआ क्या है, पर ये जब रिंग को वापस लेकर जा रही होती तो इसकी तब तक बोट निकल जाती है और ये पीछे से आवाजें भी दे रही होती है। इसको याद आता है कि मेरी पिक तो वहीं पर रह गई, वो भी मेरे पास नहीं है, इसलिए वो इसकी रिपोर्ट करवाने के लिए भी जाती है। पर पीछे से कुछ लोग आकर जब उससे पूछने लगते हैं कि मैम आपको क्या इशू है, उनके फेस को देखते ही नाना कहने लगती कि नहीं मुझे कोई भी इशू नहीं है, वहाँ से चली जाती है। अब नाना भी फैंक के घर पर जाने का सोचते है, क्योंकि उसे बस फैंक के नाम का पता था और बाकी जो भी उसने पुलिस के सामने अपना बायोडाटा बताया था उसके बारे में भी उसे पता था, इसलिए उसको कुछ तो उसके घर का पता लग गया था। अब वहाँ पर शॉप से जाकर पूछे होते हैं कि क्या आपको डोंग नेम के लड़के का पता है, फैंक डोंग। वो ये सुनते ही कहने लगते हैं कि यहाँ पर तो डोंग नेम के काफी लोग हैं, और जैसे ही डोंग का नेम लेते हैं तो काफी लोग कह देते हैं कि हाँ बोलो, पर तुम बताओ तुम किस डोंग से मिलना चाहती हो। तो वो औरतें आपस में कोई बात कर रही होती कि क्या ये मेयर के बेटे को मिलना चाहते, तो उसे याद आता है कि उसने बताया था कि मैं मेयर का बेटा हूँ। तो नाना भी कहने लगती है कि हाँ हाँ मैं मेयर के बेटे
का ही पूछ रही हूँ। तो वो उसको एड्रेस के बारे में बता देता तो वो भी एक रिक्शे पे बैठकर उसके घर तक चली जाती है। अब वो उसके घर की बाइक तो ले आया था पर वो ड्राइवर पहले उस घर में खुद जाता है और वहाँ पर अब इसके बारे में बता ही रहा था तो नाना खुद ही उठकर पीछे से आ जाते हैं और जैसे वो लोग नाना को देखते हैं और उसके हाथ में उस रिंग को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये फैंक की गर्लफ्रेंड होगी, क्योंकि आज फैंक इसी रिंग से अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए जा रहा था। वो तो उसको काफी अच्छे से ट्रीट कर रहे होते और उसे पूछे लगते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे। तो नाना बताने लगते हैं कि मैं फैंक को ढूंढने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो वो भी उसके हाथ वाली रिंग का पूछे लगते हैं कि तुम क्या फैंक की गर्लफ्रेंड हो। वो बताना तो चाहती थी कि मैं फैंक की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ और उनको ये तक बताते कि मैं तो ये रिंग वापस करने के लिए आई हूँ, पर वो लोग तो समझ लेते हैं कि क्या ये फैंक से ब्रेकअप करना चाहती है। तो वो तो उसको काफी समझाने लगते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि फैंक की सिस्टर भी कहने लगते हैं कि मेरे भाई के साथ वही चैट पर बात होती रहती है, वो आपका जिक्र करते हैं और कहते हैं कि वो आपको बहुत लाइक करते हैं, आपको इस तरह मेरे भाई को नहीं छोड़ना चाहिए। पर नाना तो उन्हें समझाने की ट्राई कर रही होती है पर वो तो नाना की बात समझने को तैयार ही नहीं थे। पर नाना भी जब वहाँ से जाने लगते हैं तो ये देखते ही फैंक की डैड की तबीयत खराब हो जाती है और फैंक की ग्रैंडमा जिन्होंने पहले ही फैंक को मार दिया था और उसके बाद कहने लगते हैं कि अमीने क्या हो गया, ये क्यों जमीन पर लेटे हुए, क्या ये भी मर गए हैं, क्योंकि उन्हें आगे पीछे का कुछ भी याद नहीं रहता, चाहे वो एक सेकंड पहले क्यों ना हुआ हो। और हमें फैंक दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने के लिए आया था और उसे डिसाइड कर भी लिया था कि वो आज ही प्रपोज करेगा, इसलिए वो अपने घर से रिंग भी लेकर आया था। वो वॉशरूम का बोलकर वहाँ से चला जाता है और बाहर जाने के बाद उसके फ्रेंड्स उसको भालू वाला कॉस्ट्यूम पहना रहे होते हैं। उसको घर वालों की कॉल भी आ रही होती है पर वो कॉल को अटेंड नहीं करता बल्कि अपने प्रपोजल पर फोकस रखता है। और यहाँ फैंक के डैड दिखाए जाते हैं जिनकी कंडीशन खराब नहीं थी पर अंकल ने तो उनकी मशीन को देखते ही उन्हें मार दिया था कि उनकी लाइन सीधी हो गई है, तो इसका मतलब वो मर चुके हैं। पर डॉक्टर आकर चेक करता है, कहने लगते हैं कि नहीं वो मरे नहीं है बल्कि मशीन खराब है। और जैसे मशीन के स्विच की तरफ जा रहे होते तो पता लगता है कि वहाँ पर तो उनकी फैमिली के दूसरे मेंबर ने अपना मोबाइल चार्जिंग लगाया हुआ है वो वाली मशीन हटाकर। और वो जैसे उनकी नजरों को देखता है तो जल्दी से अपना मोबाइल चार्जिंग से उतार देता और कहने लगता है कि मेरा मोबाइल मरने वाला था। पर यहाँ दूसरी तरफ उसे इंसान मरने की परवाह बिल्कुल भी नहीं थी। ये देखते उसके अंकल तो उसे मारने लगते हैं पर वो तो वहाँ से भाग जाता है कि मैं पावर बैंक पर चार्ज लगा लूंगा। अब नाना भी जब वहाँ से जाने लगते हैं तो अंकल पूछे लगते हैं कि अब तुम कहाँ पर जा रही। तो वो कहती है कि मुझे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही तो इसलिए मैं खुद भी अपने आप को डॉक्टर को चेक करवाने के लिए जा रही हूँ। अब ये जब यहाँ से जा रही होती तो आगे से ग्रैंडमा आ रही होती है। देखते ही वो किसी की पेशेंट के साथ रोने लगते हैं कि इनकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और थोड़ा आगे जाने के बाद जैसे उन्हें छोड़ती तो आगे से उससे कोई दूसरा मिल जाता है तो वो भी उस रूम में चली जाती जहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन आती है और डॉक्टर से देखकर पूछे लगते हैं कि तुम कौन हो। तो वो कहती है कि मैं पेशेंट की घर वाली हूँ। अब पेशेंट को तो खुद नहीं पता था कि ये कौन है पर डॉक्टर भाई आकर उसे बताने लगते हैं कि 3 महीने अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा और उसके बाद इतना ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन 3 महीनों में आपका मिसकैरेज भी हो सकता है। अब ये बात उसका पीछे से कजन सुन लेता और दूसरी तरफ से ग्रैंडमा सुन लेती है। अब इनको तो लग रहा होता है कि ये प्रेग्नेंट है। अब नाना भी यहाँ पर क्या कर सकती थी। और हमें फैंक दिखाया जाता है जिसने सरप्राइज अरेंज किया हुआ था वो भी स्टेज पर आ जाता है। एक नेम की पर्ची निकाली जाती है जो एक ही नेम की थी और वो था उसकी गर्लफ्रेंड का नेम मतलब सीट नंबर। अब उनको स्टेज पर बुलाया जाता है। वो पहले तो शर्माते हुए नहीं आ रही होती पर जब आती है तो उससे होस्ट करने वाला आदमी पूछे लगते कि क्या मैं आपको हैंडसम लग रहा हूँ, क्या आप मुझे जानती हो। तो वो कहते कि नहीं और ना ही आप मुझे हैंडसम लग रहे हैं। तो वो टेडी बेयर को दिखाते हुए कहने लगता है कि क्या आप इसको जानती। तो वो कहती कि नहीं मैं इसको भी नहीं जानती हूँ। पर जैसे फैंक टेडी बेयर वाले फेस को हटाता है तो वो उसे फौरन से पहचान जाती है और कहने लगती है कि फैंक तुम। तो फैंक भी उसको अपना लव कन्फेस कर देता। वो भी काफी खुश होती है पर जैसे ही बॉक्स को ओपन होते हुए देखते हैं तो उसमें तो रिंग ही नहीं थी। ये देखकर तो वो लड़की भी परेशान हो जाती है और फैंक भी की रिंग कहाँ पर गई। अब इधर नाना दिखाई जाती जिसका काफी अच्छे से ख्याल रखा जा रहा होता है। फैंक के डैड भी ठीक हो चुके थे। वो भी आकर कहते हैं कि रात में काफी ठंड होती है तो ब्लैंकेट अच्छे से लेना और बेली को भी कुछ ना हो। ये सब बातें करने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और फैंक इधर परेशान बैठा होता है कि रिंग कहाँ पर गई। इतने में उसके डैड की कॉल आती है जो उसको कह रहे होते हैं कि तुम घर पर वापस आओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई हुई है। वो कहने लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड। डैड आपको गलतफहमी हुई है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने वही रिंग पहनी जो उसे पहननी चाहिए थी, इसलिए वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी घर पर वापस आओ। रिंग की बात सुनते फैंक तो बिल्कुल शौक हो जाता है कि रिंग वहाँ पर कैसे पहुंची। अब वो भी घर के लिए निकल जाता और नाना दिखाई जाती जो खिड़की से बाहर आने के लिए लटक जाती है क्योंकि घर के नीचे सभी बैठे हुए थे कि वो एंट्रेंस से बाहर नहीं निकल सकती थी। अब वो जैसे ही विंडो से बाहर आ जाती है तो वहाँ पर भी एक एक करके सभी लोग आ रहे होते। इसी वजह से नाना को वहीं पर लटकना पड़ता है। जैसे वो लोग जाते हैं तो उसके बाद नाना नीचे की तरफ आने लगते पता लगता है कि वो ग्रैंडमा की विंडो के सामने आ गई थी। अब ग्रैंडमा उसे देखकर कहने लगती कि मेरी प्यारी बच्ची तुम कहाँ पर जा रही हो। ये देखते ही नाना स्माइल करने लगते और वापस वहाँ से ऊपर चली जाती है क्योंकि ऊपर पहले आकर फैंक की सिस्टर डोर नॉक कर रही थी। अब ये थोड़ा लेट हो जाती है डोर ओपन करने में तो वो पूछे लगती है कि आप क्या करती हो। तो वो बताती है कि मैं थोड़ा बेड को आगे पीछे कर रही थी। ये सुनती वो परेशान हो जाती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते, तुम्हारी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो अंदर तो आना चाहती थी पर ये उसको अंदर नहीं आने देती। अब नाना को यहीं पर रहना पड़ता है, इन्हीं के साथ खाना पीना पड़ता है। ये सभी उसकी काफी अच्छे से केयर कर रहे होते हैं तो नाना को तो रोना ही आ जाता है क्योंकि उसे पहले कभी भी इतना प्यार नहीं मिला था घर वाला। इसलिए वो फैंक के डैड को अपना डैड समझकर डैड बोल देती है। वो भी काफी खुश होते हैं कि इसने मुझे डैड बोला। अब इसकी और फैंक की सिस्टर की काफी बन चुकी थी इसलिए वो साथ में बैठकर मूवीज भी देखते हैं और बहुत कुछ साथ में करती हैं। नाना जब नीचे खाने के लिए
आती है तो ग्रैंडमा भी आ जाती है जो कहती है कि मुझे भूख लगी है, क्या मुझे तुम कुछ बनाकर खिला दोगी। नाना भी फौरन से उन्हें खाना बनाकर खिलाने लगती है और अपने हाथों से खिला रही होती। ग्रैंडमा तो काफी खुश हो रही होती। ये सब देखकर बाकी सब भी खुश हो रहे होते हैं कि नाना कितना ख्याल रखने वाली बच्ची है। इधर फैंक दिखाया जाता है जो वापस पहुंच गया था और रास्ते में कुछ आंटिया वगैरह उसे मिलते जो बताते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। अब ये सुनते ही वो भाग कर जाने लगता है। वापस जब पहुंचता है तो पता लगता है कि वो गर्लफ्रेंड वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि जिसके साथ इसकी लड़ाई हुई थी वही है। ये देखते ही वो अपने घर वालों को बताने लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। नाना भी बता रही होती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। इस तरह सारी बात बता रही होती है कि मैंने आपसे झूठ बोला। पर जैसे ही वहाँ से जाने लगते हो तो फैंक उसके बारे में उल्टी बातें कर रहा होता है। ये तो नाना से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, इसलिए वो भी कह देती है कि जो भी मैंने कहा वो सच था, पर मैं इसको लाइक करती हूँ, इसके पीछे हूँ। पर ये तो अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के पीछे है जिसको ये प्रपोज भी करने वाला था, पर इसकी रिंग मेरे पास आ गई और मैंने इसकी रिंग को पहन लिया क्योंकि मैं इसको बहुत लाइक करती हूँ। अब घर वाले तो नाना की साइड पर हो जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा ड्रामा क्रिएट करके बता रही होती है। बेचारे फैंक पर तो कोई भी यकीन नहीं कर रहा होता, यहाँ तक कि फैंक को ये भी पता लगता है कि ये प्रेग्नेंट भी है और वो तो एक्सेप्ट करने से मना करते थे। इसी वजह से उसके घर वाले उसकी अच्छे से धुलाई करने लगते हैं और वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। इसलिए नाना उसके सामने आ जाते हैं कि कोई भी इसे ना मारे, इसलिए सभी रुक जाते हैं, उसे कुछ भी नहीं कहते बल्कि फैंक को घर से निकाल देते हैं कि तुम यहाँ पर नहीं बल्कि दूसरी जगह पर जाकर रहो। इसे तो बहुत मजा आ रहा होता है फैंक के घर पर रहकर और डांस वगैरह कर ही रही होती है। तो वहाँ पर फैंक डोंग की सिस्टर आ जाती है जो इसकी लव स्टोरी को पूछे लगते है कि आपको कहाँ पर उन्हें देखकर प्यार हुआ था। ये भी फुल ऐसी स्टोरी बता रही होती है जिस पर कोई भी यकीन कर सकता है कि जैसी कि रियल स्टोरी हो। फैंक की सिस्टर भी यकीन करके चली जाती है। अब नाना भी उसी घर में पहुंच जाती जहाँ पर आकर फैंक रह रहा था। अब फैंक तो उसे देखकर डर जाता है कि तुम यहाँ पर कैसे, तो वो भी आकर फैंक से वही वाली पिक मांगने लगती जो तुम्हारे बैग में चली गई थी। फैंक कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी पिक का नहीं पता और ना ही किसी फ्रेम का। तो वो उसे बताते है कि वो पिक टैंगर की थी। ये सुनते हुए कहने लगता है कि तुम शक्ल से तो काफी यंग लड़की लगती है, तो तुम्हें ये टैंगर जैसे सिंगर कैसे पसंद आ सकता है। पर नाना तो उसे खाने को पड़ जाती है कि तुमने ऐसा कैसे बोला, तुम उनके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो, वो तो इतने अच्छे सिंगर है। वो बेचारा भी काफी डर जाता है, यहाँ तक कि वो जो भी कुछ नाना को कहता है तो नाना भी उसको आगे से थप्पड़ लगाती है। इतने वहाँ पर उसके अंकल आ गए थे। अंकल देखते ही कहने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो नाना फेस पर हाथ रख के रोने लगती है कि जैसे फैंक ने उसको थप्पड़ लगाया हो। तो नाना के वहाँ से जाने के बाद फैंक की तो धुलाई स्टार्ट हो जाती है कि वो एक लड़की को कैसे मार सकता था। अब नाना जो घर पर आ चुकी थी और नीचे से ग्रैंडमा भी उसकी विंडो पर मारते हुए उसे बुलाने लगते है कि मुझे तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना याद आ रहा है। तो नाना उन्हें दोबारा बनाकर खिलाने लगती है। अब नेक्स्ट डे नाना दिखाई जाती है जो फैंक की सिस्टर के साथ होती है और उसके डैड को देखते है तो डैड से जाकर पूछे लगते है कि आप ये पोस्टर क्यों लगा रहे हैं। तो वो बताने लगते हैं कि ये एक इवेंट है जहाँ पर मैंने देखा है कि कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करा, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर पोस्टर लगा दूं ताकि और बच्चे भी पार्टिसिपेट करें। और भी काफी बार इवेंट के बारे में पूछे होते तो डैड कहने लगते हैं कि यहाँ पर फैंक पार्टिसिपेट कर सकता है और विनर भी हो सकता है, पर उसने तो यहाँ पर पार्टिसिपेट करना ही नहीं। इधर जो फैंक जा रहा होता है तो वो रास्ते में अपने दोस्त को कॉल करके पूछता है कि क्या तुम्हें वो फ्रेम मिला जो मैंने बोला था। तो वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला बैग चेक करने का, मैं जैसे चेक करूंगा तुम्हें देखकर बता दूंगा। अब फैंक इस बात के बाद हेयर कट करवाने के लिए आते तो वहाँ की आंटियों की बातें सुनने के बाद कहने लगते है कि मैं बाद में आ जाऊंगा हेयर कट करवाने के लिए। और फिर जहाँ से गुजर रहा होते तो वहाँ पर उसी इवेंट के बारे में बातें चल रही होती तो वो भी वहाँ पर आ जाता और सभी उसको कहने लगते कि तुम भी पार्टिसिपेट करो, पर वो तो मना करने के बाद वहाँ से जाने लगता है। जब घर पर पहुँचता है तो वहाँ पर नाना ने उसके लिए खाना बनाया हुआ था, पर ये बात फैंक को नहीं पता होती। वो तो बड़े मजे से खाना खा रहा होता। तो जैसे उसे ये बात पता लगती है कि ये नाना ने बनाया तो वो कहता है कि मैं फिर भी खाऊंगा चाहे इसमें जहर ही क्यों ना मिलाया हो, क्योंकि उसे लग रहा था कि किसी और वजह से खिलाया जा रहा, पर उसे ये नहीं पता होता कि उसे इवेंट की वजह से खिलाया जा रहा है। अब उसके सामने ये बात कर देते हैं कि तुम्हें इवेंट में पार्टिसिपेट करना होगा, पर वो तो मना कर देता। कहने लगता है कि मैं तुम लोगों की बात क्यों मानूं, तुम लोग ये खाने पर मुझे नहीं खरीद सकते, मेरे साथ मेरी आंट है जो आज घर पर आ रही है। जैसे ये बात कहते तो पीछे से आंट भी आ जाती है जो पूछने लगती कि क्या ये इवेंट पर जाने के लिए मान क्या पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वह कहते हैं कि नहीं माना। तो आंट तो कह लेती है कि इसके सामने से खाना ही ले लो, इसे खाना खाने की भी जरूरत नहीं है। अब बेचारे के पास आंट भी नहीं रहती तो कहता है कि मेरे साथ मेरे अंकल हैं। अंकल का नाम लेते अंकल आ जाते तो वो भी इसका साथ नहीं देते। उसके बाद कहता है कि मेरे डैड है जो मुझे काफी समझते हैं। जब उसके डैड आते तो वो भी सेम बात करते हैं कि इसको खाना देने की जरूरत नहीं है बल्कि खाना ले लो। अब बेचारा बेबस हो चुका था, उसे पार्टिसिपेट करना ही था क्योंकि घर वालों ने उसे खाना नहीं देना था, इसलिए वो पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी टीचर कोई और नहीं बल्कि नाना बनी होती है। उसे बिल्कुल भी अपने काम से ध्यान नहीं हटाने दे रही होती, ना ही किसी और तरफ जाने दे रही होती है, बस उसे प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करवा रही होती है। घर वाले तो सब काफी खुश हो रहे होते हैं कि नाना ने बिल्कुल इसको ठीक रखा हुआ है। अब ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज भी आ चुके थे और नाना के दिल में भी इसके लिए फीलिंग्स आ गई थी, पर ये अपनी फीलिंग्स के बारे में फैंक को नहीं बताती, बट उसको प्रैक्टिस पूरी करवा रही होती है। इवेंट वाले डे से पहले ये दोनों साथ में बैठे होते हैं तो वहाँ पर फैंक कहने लगता है कि मुझे बाकी लोगों को तो नहीं पता, पर मुझे ये पता लग जाता है कि जब तुम झूठ बोलो तो तुम ब्लश करती हो। वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहता है कि बेट लगाई, अगर मैं सही बोलता हूँ तो मुझे 10 युआन दोगी, अगर मैं विनर हुआ तो वो भी इस बात के लिए मान जाती। तो वो भी कहता है कि चलो मेरी तरफ देखो। अब दोनों जब एक दूसरे की तरफ देख रहे होते तो नाना के दिल में तो फैंक के लिए फीलिंग
फीलिंग्स आ चुकी थी, इसलिए वो ब्लश करने लगती है। पर वो उसे झूठ समझ लेता और कहने लगता है कि तुम कुछ बोलो, मैं बताऊंगा कि तुम झूठ बोल रही हो या नहीं, क्योंकि तुम ब्लश कर रही हो। ये सुनती नाना कह देती है कि मैं हार गई, तुम जीत गए। तो वो भी खुश हो जाता है और कहने लगता है कि ठीक है, तुम मुझे 10 युआन दे देना। ये कहकर आगे की तरफ तो चला जाता है, पर उसको भी समझ आ जाता है कि नाना उसको लाइक करती है। इसके बाद वो उससे कोई भी बात नहीं कर रहा होता, तो नाना भी अपनी ब्लश वाली बात को भुलाकर उसके साथ आकर बातें करने लगते हैं, यहाँ तक कि फैंग तो उसको घर तक छोड़ने के लिए भी आता है। अब दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते थे, पर दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह पाते। नाना वापिस आते तो पता लगता है कि दोनों जो उससे काम लेना चाहती थी वो इसके घर पर ही आकर बैठी हुई है। ये भी उनको सेपरेट में लेकर आकर बैठ जाते हो। कहने लगते हैं कि तुम लोग समझ रहे हो जैसा वैसा मैं बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, ना ही किसी से कोई पैसे ले रही हूँ, बल्कि मैं जो भी कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ। और तुम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए, तुम लोगों को यहाँ का रास्ता कैसे मिल गया, और न ही मैंने आने से पहले बताया था कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ। पर वो तो नाना को फिर से मनाने लगते हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम अपनी एक्टिंग में बहुत अच्छी हो। पर नाना उन्हें इस बार भी मना कर देती है। तो नाना कहने लगती कि पहली बात तुम लोग मेरी कोई इतनी अच्छी दोस्तें नहीं हो, और अगर किसी ने इस तरह मुझे लड़ते हुए देख लिया तो वो क्या समझेंगे। इसलिए जैसे वहाँ पर आंट आती है तो वो तीनों साथ में बैठ जाती इतनी अच्छे से कि जैसे कोई बहनें हो। यहाँ तक कि वो लड़की तो आंट को काफी अच्छे से ट्रीट कर रही होती है। तो उसके जाने के बाद वो दोबारा से नाना को मनाने लगती है। नाना कहती कि हाँ ठीक है, मैं मान जाऊंगी, यहाँ से अपना काम करने के बाद तुम लोगों के साथ भी काम के लिए चली जाऊंगी। ये सुनते वो खुश हो जाती है। अब इवेंट वाला डे भी आ जाता है, जहाँ पर बारी बारी सबकी परफॉर्मेंस चली होती है, पर फैंग काफी ज्यादा नर्वस होता है। उसके पास नाना आते और कहने लगते हैं कि तुम इतना नर्वस नहीं हो, तुम देखना जीत जाओगे। पर वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि गिटार से मेरा कुछ हो पाएगा और ना ही मैं जीतूंगा। अब नाना भी उसके साथ बैठकर सोचने लगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इसमें उन्हें एक आइडिया भी आ जाता है और उसी आइडिया को लेकर चलते हुए वो लोग अपनी परफॉर्मेंस को भी स्टार्ट कर देते। पर वहाँ पर बैठे एक ऑडियंस में एक पर्सन को काफी उनकी परफॉर्मेंस से मसला हो रहा था, यहाँ तक कि सवाल भी खड़े कर रहा था। पर होस्ट आकर उसे बिठाने लगता, कहने लगता है कि अभी उनको अपनी परफॉर्मेंस को करने तो दो। पर यहाँ पर आकर नाना भी अपनी आइडिया को चेंज कर लेती है, और जो चीज वो अब कर रहे होते उस चीज को तो फैंग के डैड भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसकी मॉम भी, और बाकी सब भी इसी तरह सपोर्ट करने लगते हैं। और इसी स्पॉट के बाद जब पोजीशंस अनाउंस हो रही होती है तो वहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर कोई और नहीं था बल्कि फैंग था। फैंग का नाम सुनते साथ ही नाना इतना खुश हो जाती है और आकर फैंग को फौरन से हक कर लेती है। दोनों एक दूसरे की खुशी में खुश हो रहे होता है। नाना तो सबसे ज्यादा खुश उसके फर्स्ट आने पर हो रही होती है। अब ये साथ में बैठकर फुल फैमिली खाना भी खाते, और उसके बाद नाना के जाने का टाइम हो गया था, क्योंकि उसने फैंग से प्रॉमिस किया था कि अगर वो जीत जाता तो वो यहाँ से चली जाएगी, और उसने अपने प्रॉमिस को पूरा कर दिया था। तो नाना के प्रॉमिस पूरा करने की बारी थी। नाना भी एक पीछे से लेटर छोड़ते हुए जा रही थी, और वहाँ पर उसको लेने के लिए उसकी दोस्तें भी आ गई थी। पर उसने तो अपनी दोस्तों के पैसे ट्रांसफर कर दिए थे, क्योंकि वो अपनी दोस्तों के साथ इस तरह का कोई भी काम नहीं करना चाहती थी। वो तो इससे लड़ने के लिए आई थी कि तुमने हमें पैसे क्यों दिए। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने इसलिए पैसे दिए क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कहीं और जा रही हूँ, वो मैं तुम लोगों को बताना नहीं चाहती, पर जो चीज तुम लोग मुझसे करवाना चाहते हो वो भी मैं करना नहीं चाहती। ये कहकर वहाँ से बाइक करते हुए जाने लगते और फैंग दिखाया जाता है जिसे वो पिक मिल गई थी। वो उस पिक को नाना को देना चाहते थे, इसलिए नाना के रूम में आता है और नाना को देखकर पूछने लगता है कि क्या तुम यहाँ से जा रही हो। तो वो बताती है कि हाँ मैं जा रही हूँ, और मैं एक नोट को भी छोड़कर जा रही हूँ, तो मेरे जाने के बाद तुम्हारी फैमिली वाले वो नोट पढ़ेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि मैंने कितना गलत किया। तो फैंग उसे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें वो पिक मिल गई। तो वो बताती है कि नहीं मुझे नहीं मिली, पर यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत सा प्यार मिला है, और उसको लेकर चलते हुए मुझे उस पिक की जरूरत नहीं। पर इतने पीछे से अंकल आ जाते हैं जो उसके हाथ से पिक ले लेते और कहने लगते हैं कि ये क्या है, टैंगर की पिक तुम्हारे पास क्या करिए, तुम तो इस सिंगर के कभी भी फैन नहीं थे। और वहीं पर देखते हैं कि आंट ने भी उसके छोड़े हुए नोट को पढ़ लिया था, और वो अपने हाथ में लेकर जब आई हुई थी तो नाना भी परेशान हो जाते हैं सबके सामने। वो उसके नोट को लेकर आई हुई थी और कहने लगते हैं कि आपको नाना की असलियत के बारे में पता लग जाएगा कि वो क्या कर रही थी। अब जैसे ही फैंग के डैड उस नोट को ओपन करने लगते हैं तो फैंग जल्दी से उनके हाथ से पकड़ के उसको फाड़ने के बाद अपने मुंह में डाल लेता, ताकि कोई भी उस नोट को ना पढ़ पाए और नाना के बारे में किसी को भी कुछ ना पता चले। और वो नाना को जाने को बोलता है, पर नाना कहती कि मैं ऐसे नहीं जा सकती, और रोते हुए उन्हें फुल स्टोरी के बारे में बता देते हो। कहने लगती कि मुझे यहाँ पर फैमिली वाला प्यार मिला, इसलिए मैं आप लोगों को ये सच नहीं बता पाई, और इस नोट को भी इसलिए छोड़कर जा रही थी ताकि मेरे जाने के बाद पता लगे, पर अब मेरे जाने से पहले पता लग गया तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो ये सच सामने आना ही था, आज आ गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये बातें वो रोते हुए कह रही होते और जब वहाँ से जाने लगते हैं तो रोकर ग्रैंडमा भी पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ से जा रही हो। तो वो ग्रैंडमा से कहते हैं कि आप ये ज्यादा लॉलीपॉप नहीं खाएं, आपके दांत खराब हो जाएंगे। और ये बात करने के बाद जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं तो फैंग की सिस्टर उसे रोक लेती है और एक हक करती है, और उसे हक करने के बाद नाना फौरन से वहाँ से चली जाती है। अब नाना की सिस्टर दिखाई जाती है जो अपनी वेडिंग वाले डे भी तैयार नहीं हो रही होती, क्योंकि उन्हें नाना के आने का वेट था। नाना को देखकर वो इतना खुश हो जाती है और नाना भी कहने लगते हैं कि आप तो आज ब्राइड है, आपको तो जल्दी तैयार होना चाहिए। पर वो कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे तैयार हो जाऊँ, मुझे क्या पता कि तुम आओ या नहीं आओ, अगर तुम ना आती तो मैंने तो शादी भी नहीं करनी थी। तो नाना उसे हक कर लेते और फिर उसकी सिस्टर उसको अपने हस्बैंड से मिलवाने लगती है कि ये तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। तो वो भी अपने ब्रदर को हाई करते और उसके बाद अपनी सिस्टर को वही वाला फ्रेम देने लगती है और कहती है कि मॉम को टैंगर काफी अच्छे लगते थे ना, इसलिए मैं उनकी पिक के पीछे हमारी फैमिली पिक भी लेकर आई हूँ। ये दोनों बहनें तो एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगती है। तो ये देखकर नाना के ब्रदर इन लॉ भी अपनी पिक को उनकी फैमिली पिक में लगा देते हैं कि अब मैं भी तुम लोगों की फैमिली, हम एक
अच्छी फैमिली है। ये सुनकर तो नाना भी खुश हो जाते हैं। फिर हाफ ईयर गुजरने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नाना एक होटल में जॉब करती होती है और जॉब करने के बाद जब वो वापस जा रही होती है तो रास्ते में उसका वेट फैंक कर रहा होता है, क्योंकि फैंक को भी नाना अच्छी लगने लगी थी और वो नाना को कभी भी छोड़ना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि फैंक के घर वाले भी आए होते हैं जो उनकी डेट का फुल अरेंजमेंट करते हैं, उसके लिए टेबल चेयर हर चीज रखे होते हैं और सब फैमिली को एक एक काम मिला हुआ था। जैसे ही नाना और फैंक आमने सामने बैठ जाते हैं तो वहाँ पर फैंक कहने लगता है कि क्या तुम्हें जलने की स्मेल आ रही है, तो वो कहती है कि हाँ। तो वो बताता है कि मेरा दिल जल रहा है, वो भी तुम्हारे लिए, क्योंकि इस दिल में तुम्हें होना चाहिए। इस तरह की बातें कहते हुए फैंक उसको अपना लव कन्फेस करता है। पापा कहते हैं कि मैं ऐसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी, बल्कि मैंने तो तुम्हें ये बोला था कि मुझे टैंगर का सॉन्ग सुनना है। अब इतना ही कहना होता तो टैंगर भी सॉन्ग सिंग करने के लिए आ जाता, क्योंकि ये सब भी उन लोगों ने अरेंज करवाया हुआ था। वो तो अपने फेवरेट सिंगर को सिंग करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और इस फैमिली के साथ भी वो काफी खुश थी। और यहीं पर हमारी क्यूट सी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।